कि पेपर ना कभी टफ नहीं होता है। पेपर या तो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब है जो हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, या फिर पेपर डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है कि चीजें करंट से रिलेट होती हैं। तो कोई ये कहे कि पेपर टफ है या इजी है, तो ऐसा नहीं होता। ना तो पेपर कोई टफ होता है ना इजी होता है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, जो पेपर जिसको आप लोग टफ कहते हो, हार्ड कहते हो, वो डायनामिक होता है, और जो इजी कहते हो वो स्टैटिक पोर्शन का होता है, यानी बेसिक से एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। तो अभी का जो पेपर आया है वो पूरा यूपीएससी का करंट का पूरा करंट बेस्ड पेपर है, और पूरा डायनामिक पेपर है। करंट बेस्ड पेपर है, डायनामिक पेपर है। ठीक है, होता क्या, देखिए समझिए। अभी जो हम लोग यूपीएससी, और जिस तरह से यूपीएससी का पेपर देखा हमने, उस तरह से प्रीलिम्स बहुत इजी लग रहा है मुझे। प्रीलिम्स बहुत टफ नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स में अगर हम पढ़ते हैं राज्यसभा, या प्रीलिम्स में पढ़ते हैं हम लोग लोकसभा, है ना, या प्रीलिम्स में पढ़ते हैं हम लोग हॉट स्पॉट, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो, है ना, या मान लीजिए एसिड रेन, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो हम लोग प्रीलिम्स में करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो इससे अलग नहीं आएगा एग्जाम में। मतलब अगर आपने राज्यसभा से सारा कुछ जान लिया है तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए कि जो आप प्रीलिम्स में तैयारी करते हो उसका 15% है ऐसा जो बुक्स में नहीं होता है। 15% है जो बुक्स में नहीं होता है, या जो सोर्स में नहीं होता है। हमारी बात ध्यान सुनिए, 15% ऐसा होता है जो बुक्स में नहीं होता, यानी जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट का डेटा हो या प्राइवेट का डेटा हो, कोई भी डेटा हो। तो 15% है जो बुक्स में या सोर्स में अवेलेबल नहीं। लेकिन जो मेंस का पेपर है, मेंस का पेपर है, उसमें ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो बुक्स हैं, ठीक है, या हमारे पास जो सोर्स है, उसमें 15% ही अवेलेबल होता है और 85% नहीं होता है। 85% जो सोर्स में नहीं होता है, ये होता है 85% सोर्स में नहीं होता है, और 85% सोर्स में नहीं होता है, और यही एग्जाम में आता है। ये बात ध्यान रखना है। ये है प्रीलिम्स में और मेंस में डिफरेंस। क्या कि प्रीलिम्स में चीजें हमें प्रीलिम्स में क्या होता है कि 85% चीजें हमारे पास सामने होती हैं, एकदम हमारे पास फ्रंट में है, हमें दिख रही हैं, ठीक है, हमें सीन हो रही हैं 85%। 15% चीजें हैं जो नहीं दिख रही हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन मेंस में जस्ट उल्टा हो जाता है। मेंस में हमने यही बात बोली आपको कि मेंस में क्या होता है कि हमें 15% चीजें सीन हो रही है, 15% चीजें हमें सीन हो रही हैं, या हमारे सामने हैं, या हमारे सोर्स में है। लेकिन 85% चीजें हमारे सोर्स में नहीं है ना, हमें ये विजुअल नहीं हो रही, ये हमारे सोर्स में है ही नहीं, ठीक है, ये हमारे सोर्स में नहीं है, ये है। और यही 85% मेंस का मेन चीज होता है। जिन लोगों ने पेपर को सीरियसली देखा होगा, 2-3 साल के पेपर को, प्रीलिम्स के, मेंस के, वो चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्यों ऐसा है या नहीं है बताएं? मालती गर्ग, अल्ताफ, सचिन, नाजुका, जिन लोगों ने पेपर देखा यस सर, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। अगर इस रियलिटी को अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो यूपीएससी की तैयारी ही नहीं कर रहे, है ना। प्रॉब्लम क्या है, और हम जो 99% जो स्टूडेंट हैं, 99% जो 99% जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इसी पे लगे रहते हैं। किस पे? बेसिक पे।
बेसिक पे यानी केवल चीजों को जानना है, केवल चीजों को जानना है, उनको एनालाइज नहीं करना है। 99% स्टूडेंट इस पोर्शन पे लगे रहते हैं, है ना। और ज्यादातर जो कोचिंग है वो भी इसी चीज को लेके करवाती है। मतलब कोचिंग में सपोज कीजिए एक कोई कोचिंग है, क्लासरूम है, जहां आपको सिर्फ ये समझ में आ जाए, ठीक है, ये समझ में आ जाए कि पूरा सपोज कीजिए अशोका के बारे में कुछ चीजें हैं, ठीक है, या अशोका के बारे में है, या सिद्धार्थ के बारे में है ना, सिद्धार्था के बारे में है, या फिर सीधे सीधे बात करेंगे हम इंडस के बारे में, इंडस का बेसिक पता चल जाए, है ना, इंडस का जो है सिर्फ बेसिक पता चल जाए, या फिर इतना पता चल जाए कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है वह क्या है, इसके बारे में, इन टॉपिक के बारे में केवल कोचिंग या आप लोग केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, केवल इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है ना, केवल इंफॉर्मेशन। और इसी इंफॉर्मेशन बेस पे, इसीलिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन की वजह से लोग 6 से 7 लाख एग्जाम देते हैं और केवल 1000 पास होते हैं। यही यही रीजन है, केवल 1000 स्टूडेंट पास होते हैं, इसी रीजन। अच्छा, ऐसा है कि नहीं हिंदी मीडियम वाले कोचिंग में या नोट्स में, मतलब कुछ हवा तक नहीं लगी किसी को जब पेपर आया। और ये चीज आपने देखी होगी, हमने कई बार ये डिस्कस किया है क्लास में, कि जो भी जैसे क्वेश्चन आया है उसमें बुद्धिज्म को लेके, बुद्धिज्म और पाला डायनेस्टी को लेके, है ना, बुद्धिज्म एंड पाला डायनेस्टी इंपॉर्टेंस। तो हमने कई बार ये कोशिश की है, कई बार आपने देखा ही होगा, हमने कभी एग्रीकल्चर डिस्कस किया है तो इंडस से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक किया है। कभी कभी हमने, आपने देखा होगा, कभी हम कंडीशन ऑफ फीमेल को डिस्कस करते हैं तो इंडस से लेकर अब तक करते हैं। तो जब तक ये मतलब चीजें, जब तक आप यहां से लेकर यहां तक नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। मतलब आपका ये लेवल नहीं होगा 0 से लेकर प्रेजेंट तक, है ना, ये तब तक चीजें नहीं होंगी। 0 से लेकर प्रेजेंट तक चीजों का पैरेलल कनेक्ट कीजिए तब काम बनेगा। हम आपने बुद्धिज्म में सिर्फ इतना पता हो जाना कि बुद्धिज्म क्या है, और बहुत अच्छा कोई एडवांस स्टडी करता है तो इतना जान लेता है कि व्हाट इज द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, इतना। वरना बेसिक तो यही है कि बुद्ध कौन थे, बचपन का नाम क्या था, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, किस नदी किनारे हुआ, कैसा पेड़ था, है ना, वो कहाँ उन्होंने पहली बार प्रवचन दिया, कहाँ ये सब पहली बार सरमन कहाँ किया इन्होंने, धर्म चक्र, ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होती है ना। बहुत एडवांस कोई होगा तो उनकी टीचिंग्स पे काम कर लेगा, और थोड़ा एडवांस होगा तो वो ये काम कर लेगा कि व्हाट इज द रीजन डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, है ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द टीचिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं उनका प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है, इतना जान लेना। लेकिन कभी ये एक लंबा सिनेरियो दे दिया उन्होंने एग्जाम में, कल वाले मैंने पेपर में देखा कि पाला डायनेस्टी का और इसका क्या रिलेशन है। फिर दूसरा उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया था शायद शैल चित्र से, ठीक है, मतलब आप ये समझिए, मैं आप एक बार देख लेता हूं अगर, और आप लोगों ने किसी ने, सबसे बड़ी बात है कि पेपर को एनालाइज भी नहीं किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। केवल गुड्डू ने, एक महारथी आदमी है हमारे क्लास में, गुड्डू ने भेजा है, बताइए, और जो बंदा सबसे जूनियर है आपसे, मुझे लगता है, जीएस का पेपर मैं अभी देख रहा हूँ, हाँ ग्रुप में भी है, एक बार मैं अगर वहां से मिल जाए तो सब लोग देख पाएंगे, ठीक है।
सर ये आप जीएस फर्स्ट का पेपर डिस्कस किया? नहीं, अभी कुछ किया नहीं है भाई, बस समझा रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा करना है, आप बताइए। कोई क्वेश्चन है जो डाउट में है, पूछना है? पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? उसका है ना सर, किसका? शैलीकृत वास्तुकला का है ना सर, आर्ट एंड कल्चर से पहला क्वेश्चन। अशोका दशरथ वाली केप्स। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन पे ला रहा हूँ पेपर को, बस 2 मिनट इंतजार कर लीजिए। मैं अभी पेपर को स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तब समझ पाएंगे। देखो, कभी भी ना जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उससे भागना नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उस लेवल को टेस्ट तो करोगे, है ना? भागना नहीं। चलिए मैं को आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जब तक आप उस लेवल को टच नहीं करोगे, हाउ टू फील, व्हाट वी शुड डू फॉर द नेक्स्ट स्टेप, घुसो तो सही, है ना? सिर्फ यूपीएससी का ख्वाब पाल लेना ये बड़ी बात नहीं है। सच बताऊं, जिस लेवल पे मैं बात कर जाता हूं, मेरे एकेडमिक लाइफ में नहीं हुई ऐसी बात, कभी नहीं हुई, क्योंकि इतना पर्सनली हम कभी इंगेज नहीं हुए टीचर से जितना आप लोग हो जाते हो, ये हमसे हैं। देखिए ये पेपर है पहला, ठीक है? पहला इसमें है द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज टू अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। क्या इसमें टफ पे है, बताइए? यस सर आजीवक संप्रदाय और बुद्धास के हिंदूस के बारे में डिस्कस करना है। आपका अजंता है, एलोरा है, हाथी गुम्फा, इनको डिस्कस करना है इसमें खाली। और इसमें हमें सांस्कृतिक और कल्चरल जो मिलता है जानकारी। देखो बहुत सिंपल सी बात, धरोहर, बहुत सीधी सी बात है कि जैसे आप हमें देख रहे हैं, ठीक है? आप हमें कैमरे के सामने से देख रहे हो, तो आपको पता है कि जनवरी का महीना है, 11 तारीख है, या तो सर के रूम में कुछ हीटर वगैरह एसी लगा होगा, या शर्ट गर्म पहनी होगी। आपके माइंड में ये चीजें तो होंगी, या तो आप मुझे देख के समझ पा रहे हो कि कुछ आसपास में ऐसा है जो टेम्परेचर मेंटेन है 22 से 25 तक, है ना? वो चाहे हीटर से हो चाहे एसी से हो। या फिर आप ये सोच रहे हो कि ये जो शर्ट पहने हैं सर, ये बहुत गर्म होगी। दो ही बात दिमाग में आ रही होंगी। तो सिंपल सा इसमें क्या कह रहा है, आपको जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट टाइम का, एंशिएंट टाइम का मींस स्टोन एज से लेकर लेटर गुप्ता या हर्षा पीरियड तक। तो हर्षा पीरियड यानी स्टोन एज टू हर्ष पीरियड, या ये मान लीजिए आप यहां से लेकर, आप समझिए, उसको देख के समझना है। तो जैसे आप मुझे हमें देख के बहुत सी चीजें अंदाजा लगा सकते हो, उसी तरह से आपको स्टोन एज यानी यहां से लेकर आपको 720 AD यहाँ तक का आपको क्या देखना है इंडिया में। आपको यहाँ तक का मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको आंसर को लिखना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। स्टोन एज से लेकर 712 AD, 712 का मतलब है, चलिए आप और छोड़ दीजिए, आप स्टोन एज से लेकर हर्षा तक रखिए, ठीक है? हर्षा पीरियड तक, हर्षा टाइम, या कह सकते हैं थोड़ा और देखेंगे तो वर्धना डायनेस्टी, ठीक है? वर्धना डायनेस्टी। ये तो अभी यहां से लेकर इस पीरियड तक क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए, दैट इज अ एंशिएंट टाइम। समझ रहे हैं? ये एंशिएंट टाइम है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, रॉक कट आर्किटेक्चर। इस पीरियड में जो भी रॉक कट है ना, रॉक कट यानी हिंदी में क्या दिया हुआ है इन्होंने, शैलकृत स्थापत्य। रॉक कट का मतलब है ऐसा आर्ट या ऐसा आर्किटेक्चर जो रॉक को काट के बनाया गया हो,
है ना, ईंटों से नहीं बनाया, स्टोन से नहीं बनाया, जो पहले से रॉक है उसको कट करके बनाया। ठीक है, तो ये है रॉक कट। अब इसमें पूछ रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट। दो चीजें इसमें समझना है आपको कि एक तो पूछा इन्होंने आर्ट के बारे में और दूसरा पूछा हिस्ट्री के बारे में। दो चीजें यहाँ पर हैं, दो चीजों के बारे में पूछ रहा है ना। अब अर्ली वर्ड एक और इन्होंने जोड़ दिया है, अर्ली वर्ड। ठीक है, जो अर्ली वर्ड है इसका मतलब क्या है, अर्ली इंडियन। अब अर्ली का मतलब है दैट पीरियड विल बी स्टोन एज टू मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, बस यहां तक आपको देखना है। अब ये है स्टोन एज टू मौर्य डायनेस्टी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को ब्रेक करना है, तोड़ना है, कुछ नहीं होता है। सारी बातें हमने कई बार डिस्कस की हैं, सिर्फ क्वेश्चन को तोड़ना था। पहले क्या कह रहा है वो, एंशिएंट इंडिया, यानी हमने पहले एंशिएंट इंडिया को ले लिया, स्टोन एज टू बर्दना डायनेस्टी, मतलब हर्षा पीरियड की बात कर रहा है। उसका रॉक कट, इसमें रॉक कट की बात हो रही है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं वो, टेरिकोटा। ये टेरिकोटा की बात नहीं हो रही है, टेरिकोटा का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई वर्शिप की बात नहीं हो रही है, वर्शिप प्लेस की बात, वर्शिप प्लेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी गॉड की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी कल्चर की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रॉक कट की। ये तो चीजें हैं एंशिएंट में, क्या है, टेरिकोटा मतलब खिलौने, टॉयज, ड्रेनिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन सिस्टम, इन बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। हम लोग क्या देखते हैं, देखो बहुत सारी चीजों को हटा देना है यहाँ से। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एग्रीकल्चर, है ना, हम देखते हैं एग्रीकल्चर। पहला हम देखते हैं उनका लिविंग या लाइफ कह सकते हैं, लाइफ कैसा है, हम लाइफ को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उनका कल्चर क्या है ना, कल्चर क्या है। फिर हम देखते हैं उनका आर्किटेक्चर क्या है, मतलब उनका होम कैसा बना है, होम एंड हैबिटेट एंड वर्शिप प्लेस, हम इसको देखते हैं वर्शिप प्लेस, इन्हीं चीज को देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 5 में एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, प्रशासन देखते हैं। ठीक है, हम उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद वैसे सोसाइटी इसी में आ जाएगी। ठीक है, सोसाइटी, कल्चर का मतलब है सोसाइटी भी इसी में आ जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटी को देखते हैं। इस सारी एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करनी है, क्या बात करनी है, केवल रॉक कट के बारे में बात करनी है, रॉक कट के बारे में बात करनी है। ये रॉक कट जो है वो भी किस पीरियड के बारे में बात करनी है, वो सिर्फ बात करनी है आपको स्टोन एज टू मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी पीरियड, यानी इस पीरियड की हमें बात करनी है, इस पीरियड की, इसके पीरियड की बात करनी है। ठीक है, अब आपको पता है क्या क्या है, देखो समझिए आप लोग, देखो कितना इजी हो जाता है। यू हैव टू ओनली 150 वर्ड। स्टोन एज मतलब नो रॉक कट, ठीक है, कोई भी यहाँ पे रॉक कट नहीं है स्टोन एज में, इसकी भी कहानी खत्म हो गई, इसमें भी कोई रॉक कट नहीं है। उसके बाद आता है इंडस, इंडस, इंडस में कोई रॉक कट है, यहां भी नहीं है, यहां भी कोई रॉक कट नहीं है स्टोन एज में भी। उसके बाद आता है यहाँ पे वैदिक पीरियड, वैदिक कल्चर। ठीक है, वैदिक कल्चर में कोई रॉक कट है, यहां भी नहीं है, फिर आता है महाजनपदा, देखिए महाजनपदा, यहाँ पे कोई रॉक कट है, यहां भी नहीं है।
फिर आता है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। ये दो पीरियड में रॉक कट है, दो पीरियड में रॉक कट है, बस सिंपल सी बात है। यस सर, अजंता एलोरा उदयगिरी की पहाड़ियां गुफाएं जो सिर्फ आपको कितना उन्होंने क्वेश्चन को घुमाया, और सिर्फ लिखना क्या था आपको, है ना, लिखना यही था कि मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी में जितना भी रॉक कट है, और कौन कौन सा रॉक कट है उसकी हम बात कर लेते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, मेंस में क्या वर्ड्स के साथ वो खेलता है। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, ये आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब समझते हो? आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्क जो किसी हैबिटेट के लिए यूज हो या किसी पर्पज के लिए यूज हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई पत्थर मिला, जैसे आप लोग जाते हो कभी कुतुब मीनार जाते हो, कहीं भी जाते हो, वहां लिख के आ जाते हैं कुछ न कुछ, जैसे भीमबेटका है, तो भीमबेटका में जो लिखा है इंस्क्रिप्शन जो हमें मिला है भीमबेटका में, दैट इज नॉट रॉक कट, ये रॉक कट नहीं है। मतलब हमें कोई पत्थर मिला, ठीक है, जैसे मान लीजिए भीमबेटका में ये कोई हमें पत्थर मिला, है ना, इस पत्थर पे कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन है, कुछ भी ऐसा कुछ भी मान लीजिए जिसको हम पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, दैट इज नॉट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है उसको बनाया जाता है, किसी शेप में चेंज किया जाता है। तो भीमबेटका केव इज नॉट ए आर्किटेक्चर, दैट इज ए एविडेंस। क्योंकि हमने किसी भी जो भीमबेटका में जो केव है उसको हमने किसी शेप में कन्वर्ट नहीं किया है ना, शेप में कन्वर्ट नहीं किया है, केवल वहां पे कुछ एविडेंस मिले हैं जो स्टोन एज में वहां के जो लोग थे उसको कुछ कुछ लिखते थे, उसमें हम समझ पाए क्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टोन एज में रॉक कट का जिक्र नहीं किया। कट का मतलब यही होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी उसमें हुई है, कट किया गया उसको, कुछ उसको शेप चेंज किया गया, कुछ को शेप, कोई उसको आकृति दी गई है, कोई उसको शेप दिया गया है, ठीक है। तो ये है कोई शेप दी गई है उसको। तो यहाँ पे कोई शेप नहीं है, यहाँ पर भी कोई शेप नहीं है ऐसी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पर है। और इस पीरियड में कितनी चीजें हुई हैं मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो सिर्फ कितना आसान हो जाता है। यहाँ पर दो बातें हैं, बाघ केव, है ना, एक तो है इसमें बाघ केव, ठीक है, ये भी मौर्य पीरियड की है सबसे पहले। उसके बाद है इसमें अजंता एलोरा केव, ये तो सब फेमस है, अजंता एलोरा केव। अजंता एलोरा पीरियड है, अजंता एलोरा, हाँ, अजंता एलोरा केव। उसके बाद है और इससे पहले आप और लिख सकते हो बारावर केव, बारावर केव, बराबर नागार्जुनी, हाँ, बारावर केव और नागार्जुन केव, ठीक है। तो ये है आपकी, हाँ, नागार्जुन केव, ठीक है। तो ये फेमस है ना। अब सिर्फ इतना आपको लिखना है, इनके बारे में लिखना है, बारावर केव, वाघ केव और अजंता एलोरा केव, चाहे तो एलिफेंटा केव भी लिख सकते हो, ठीक है, एलिफेंटा केव, उसके बाद नागार्जुन केव। तो ये इतनी केव, इनके बारे में आपको जिक्र करना था, है ना। मैंने आपको बोला जैसे आप मुझे देख रहे हो, कुछ चीजें कपड़ों के अंदाजा लगा सकते हो, वही चीज यहाँ पे देखना है आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपको फोटो दिखता है, कोई मूर्ति मिलती है, तो बहुत अच्छे से अगर कोई मूर्ति बनाई गई है, दैट मीन्स या उस स्टैच्यू बनाया गया बहुत अच्छे से, डिजाइन है, शेपिंग अच्छा है, फिनिशिंग अच्छी है, तो आप उस स्टैच्यू को देख के ये तो कह सकते हो कि जो जब ये बनाई गई है उस समय जो आर्ट है, जो बनाने की कला है, वो बहुत ही अच्छी थी, है ना। अगर वो स्टैचू ज्वेलरी भी पहने हुए है, मेरी बात समझ रहे हो, अगर वो, जैसे मैं सीधी सीधी बात, अगर मेरी इस उंगलियों में चारों में अगर रिंग होता है
एक में नीला होता है, एक में हरा होता है, एक में लाल होता है, एक में सफेद होता है, तो समझ जाते हैं किस तरह भी चक्र में पड़े हुए तांत्रिक के। तो वही चीज है। तो अगर स्टेच्यू को आप देख रहे हो तो स्टेच्यू के बारे में सारी बातें आप बता सकते हो। ज्वेलरी पहने हैं मतलब है कि वो लोग ज्वेलरी के शौकीन थे। ज्वेलरी का डिजाइन देख के बता सकते हो कि ज्वेलरी का जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा है। अगर वो छोटा डिजाइन है और अच्छा डिजाइन है तो बता सकते हो वहां के जो कारीगर हैं, जो वहां पे शिल्प कला है वो बहुत अच्छी है ना। उसके बाद उसके कपड़ों को देख के बता सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पर है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वो रॉक कट नहीं है, वो मूर्तियां बनाई गई हैं, वो कहीं से लाई गई हैं, ठीक है। और बाकी उन्होंने पूछा ये है कि हाँ, अभिलेख वगैरह इसमें शामिल नहीं होंगे जो पत्थरों को काट के बनाए गए जिसमें कुछ लिखा गया? नहीं अभिलेख नहीं, वही तुम कह रहे हैं। हमने क्या बोला कि रिटिन नहीं है। अगर किसी रॉक के शेप को चेंज किया गया है, दैट इज आर्किटेक्चर। अगर मान लीजिए हम कोई, जैसे ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड हम बनाते हैं, तो व्हाइट बोर्ड आर्किटेक्चर नहीं है। अगर हम छोटा सा घर बनाते हैं, वो घर किसी के लिए होगा, वो स्थापत्य है। स्थापत्य का मतलब यही है कि आप कोई घर बना रहे हैं, घर में स्थापत्य में कुछ भी हो सकता है। वो एक नॉर्मल घर हो सकता है या कोई पूजा घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूज उसका कुछ भी हो, बस उसके हम शेप चेंज करें। जो रॉक एडिक्ट है, जो आप बोलते हो अभिलेख है, वो नहीं है, वो आर्किटेक्चर में नहीं आते। मैंने पहले बताया था, मैंने आपको एक बार मैंने डिस्कस किया था कि आपको आर्किटेक्चर में और शिल्प कला में डिफरेंस समझना है ना। हमने आपको बताया था वहां पे। तो स्थापत्य कला है जो भवन बने हैं, जो हमारे हैबिटेट है, आवास है, जो घर है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हमारा घर है, ये स्थापत्य कला है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज ऐसी है जो खिलौना है या कोई डिजाइन में मूर्ति बनी है, तो मूर्ति वो है, वो शिल्प कला है, वो अलग चीज है। इन्हें बहुत क्लियर रहना है, ठीक है, ये चीज है। तो इनके बारे में बस बताना था। अब 12 देखो, पहले तो क्या होता है ना, पहले तो यही नहीं पता होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब आपको क्लियर हुआ होगा, ये पूछ रहा है रॉक कट से, और किस समय की रॉक कट है ये वाली। ये 4-5 रॉक कट है, इनके बारे में बात कर रहा है। इनसे बताना है आपको कि हिस्ट्री क्या है, इससे बताना। क्वेश्चन यही तो था। अब आप समझिए, ऐसा कभी किसी नोट्स में या किसी बुक में आपको मिला है मैटर इस तरह से जो पूछा है यूपीएससी ने? किसी नोट्स में नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वो चीजें हैं जो सिर्फ 85% है। आपने इनको अलग पढ़ा है, इनको अलग पढ़ा है। यूपीएससी ने क्या किया, सबको एक साथ में मर्ज कर दिया, फिर आपसे पूछ लिया कि लिखो, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल का अति महत्वपूर्ण चरण है। देखिए, मेन पर्पस आज क्या था, आज ही पहला ही क्लास है और मेरा फोकस है पूरा प्रीलिम्स को लेकर ही होगा इसमें, ठीक है। और ये सिर्फ क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना था कि किस तरह से क्वेश्चन है, आगे आपको कैसे पढ़ना है। हालांकि मैं इस पूरे पेपर को यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे क्या करना है। तो बाकी आप लोगों को यहाँ तक डाउट हो तो बताइए, तो बता सकते हैं। लेकिन आप पेपर को जरूर एनालाइज कीजिए कि पेपर में क्या पूछा गया है क्या नहीं, ठीक है। इस पेपर को जरूर पूरा से देखिए, समझिए जरूर कि कैसे ये है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जैसे वर्तमान में लौह इस्पात उद्योगों की फॉरेस्टाइजेशन पे बता दीजिए कैसे करेंगे सर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 मरुस्थलीकरण के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ना, ये
The process of Yes, desertification sir. does not have climatic boundary. Justify with the examples. क्या प्रॉब्लम है इसमें? The process of desertification have no does not have climatic boundaries. बताइए क्या होगा इसका? प्रोसेस बताना कैसे बढ़ता है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। देखिए पहले समझिए कि डिजर्टिफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, समझिए पहले आराम से। क्लाइमेटिक बाउंड्री समझिए पहले क्या होता है। क्लाइमेटिक बाउंड्री इज यूनिवर्सल होती हैं। यूनिवर्सल मींस बहुत ही स्टैटिक है। जो क्लाइमेट जिस रीजन में है दैट इज नॉट चेंज एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी डिकेड, एवरी 100 ईयर। ऐसा नहीं होता है कि ये हर दिन, हर महीने, हर साल या हर 100 साल में चेंज होगी। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दैट आर स्टेबल, ज्यादातर ही बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। फिर पूछा है इसमें प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री। प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन का मीन्स होता है ए एरिया कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। व्हाट इज द डेजर्टिफिकेशन? क्या होता है डेजर्टिफिकेशन का मतलब है ए एरिया कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, दैट इज अ डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। एक ऐसा प्रदेश जो मरुस्थल में बदलता है, यानी हिंदी में समझिए किसी प्रदेश के मरुस्थल में बदलने की प्रक्रिया को, किसी प्रदेश के मरुस्थल में बदलने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ए एरिया, ए रीजन चेंज इन डेजर्ट, ए एरिया या ए रीजन चेंज इन डेजर्ट इज डेजर्टिफिकेशन। अगर कोई प्रदेश या एरिया मरुस्थल में बदलता है तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्लियर है अल्ताफ? सर मुझे हिंदी समझ में नहीं आता। क्या? हिंदी के वो जो टफ वर्ड्स है वो मुझे समझ में नहीं आते। कौन से? सर जो आप मरुस्थली, हम डेजर्ट कह रहे हैं। डेजर्ट मींस होता है ड्राई लैंड। डेजर्ट मींस है ड्राई लैंड, मतलब वाइब्रेशन मोर देन रेनफॉल। एक ऐसा एरिया है जो ड्राई है। ड्राई मींस शुष्क है, जहां पर ह्यूमिडिटी कम है, लाइक लद्दाख, लाइक थार, राजस्थान। तो डेजर्ट मींस एक ऐसा एरिया जहां पर ड्राइनेस ज्यादा है, मतलब शुष्कता ज्यादा है। ऐसा एरिया जहां वर्षा से ज्यादा वाष्पीकरण होता है उसको हम डेजर्ट कहते हैं। क्लियर? यस। ओके सर। एरिया कन्वर्ट इन डेजर्ट, दैट इज प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ एरिया कन्वर्ट इन डेजर्ट इज अ डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किसी रीजन का डेजर्ट में चेंज होने का। यस, अब बताएं। सर 8वां वाला क्वेश्चन है, उसमें उसको थोड़ा सा देखिएगा। कौन सा? 8वां क्वेश्चन सर, 8th नंबर। हाँ, मैं देख लेता हूँ, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब समझिएगा कि क्लाइमेटिक बाउंड्री जो है ये पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री। ये बात सही है, जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इज ए स्टैटिक प्रोसेस। एक मतलब स्थायी है। जो क्लाइमेट लद्दाख में है वो सेम है। जो क्लाइमेट पोलर रीजन में, किसी भी रीजन में जो भी क्लाइमेट है वो सेम है। बट डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, जो मरुस्थलीकरण है वो बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि डेजर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है
उसको ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जैसे थार रीजन है या सहारा है। सब मैक्सिमम इरिगेशन जैसे पंजाब और हरियाणा वाला रीजन भी हाँ, तो वो जस्टिफिकेशन में चेंज आया धीरे धीरे करके, ये हो सकता है ना एक्टिविटीज। हाँ, हम वही मैं कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी ही डेसिटिफिकेशन के सर प्रोसेस। क्या डेस्केटिंग इफेक्ट से भी कोई असर हो रहा है? क्या सर क्या डेस्केटिंग इफेक्ट से भी कोई असर हो रहा है? डेस्केटिंग इफेक्ट से नहीं, जो हो रहा है? देखिए ह्यूमन एक्टिविटी समझिए, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंक्रीजनेस हो या फिर या डिफोरेस्टेशन हो या टूरिज्म हो या इंक्रीजनेस इन एग्रीकल्चर एरिया हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, ओवर ग्रेजिंग हो, ओवर इरिगेशन हो, दे आर ऑल कॉज ऑफ द डेसिटिफिकेशन। सभी के सभी हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं ना, नेचुरल हैबिटेट को जो हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, वही इसमें कन्वर्ट हो रहा है डिजर्टिफिकेशन में। जैसे मतलब पंजाब और राजस्थान का एरिया है, बहुत सारा पंजाब और हरियाणा का बहुत सारा एरिया है जो जहां पर डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का, तो धीरे धीरे सॉइल का डिग्रेडेशन होगा। प्रूफ करना है ना वैसे। हाँ, तो प्रूफ तो है ही, सीधा सा है। जो थार रीजन है सर क्लाइमेट से क्वेश्चन में हमको बस इसके एग्जांपल 2-3 लिख देने हैं बस, ये उसमें काफी हद तक नंबर मिल जाएगा इसमें। हाँ, एग्जांपल बाकी जो एग्जामिनर है वो एग्जांपल हम जो देखेंगे अगर वो सटीक बैठते तो उन्हें पता है कि डिजर्टिफिकेशन क्या है, वो तो बस हमें वहाँ पे एग्जांपल लिखने ठीक से। हाँ, बस आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है, उनको एग्जांपल हमसे जानने हैं। हाँ, कि डिजर्टिफिकेशन इज नॉट कंट्रोल बाय क्लाइमेट। डेसिटिफिकेशन जो है वो क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। जो डेसिटिफिकेशन का बढ़ोतरी है, इंक्रीजनेस है, दैट पुश बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा बढ़ाई जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी है वो आपको लिख देना। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? चेंज नेचुरल चेंज, हम पे चाहे तो लिख लीजिए कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है। चेंज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, लीजिए कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है फटाफट। चेंज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, चेंज नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम है ना। पहला कि प्राकृतिक अफवाह तंत्र में बदलाव, मतलब कोई नदी किधर जा रही है आपने किधर को मोड़ दी, ये। उसके बाद है ओवर इरिगेशन, है ना, ओवर इरिगेशन या ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ओवर यूज ऑफ सरफेस वाटर, ओवर यूज ऑफ सरफेस वाटर, ओवर यूज ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है। और इसमें एरिया कन्वर्ट या एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर। उसके बाद इसमें ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग। सर एग्रीकल्चर मतलब क्या? ओवर ग्रेजिंग मतलब कृषि की वजह से एक्सपेंशन। हाँ, एग्रीकल्चर हुआ ना सर, हाँ, एक्सपेंशन एग्रीकल्चर भी सारी चीजें, कृषि का विस्तार। हाँ, एग्रीकल्चर एरिया एक्सपेंशन कह सकते हैं, या उसके ओवर ग्रेजिंग मतलब अति पशुचारण, ठीक है। बहुत सारे रीजन है। डिफोरेस्टेशन, है ना, डिफोरेस्टेशन मतलब मरुस्थलीकरण, डिफोरेस्टेशन। और बाकी बहुत सारे रीजन है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, हाइब्रिड सीड्स हैं, इन सब का। लेकिन ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से रिलेट करती हैं, तो ये सारे हैं, है ना। तो इरिगेशन एग्रीकल्चर में है। हाँ, इरिगेशन कंट्रोल नेचुरल वाटर फ्लो, इसको भी करते हैं। अगर आप जो नेचुरल वाटर फ्लो है या ड्रेनेज सिस्टम है उसको कंट्रोल करोगे, लाइक आप डैम बनाओगे,
डैम बनाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी की तरफ वो ड्रेनेज सिस्टम को मोड़ोगे तब भी हो जाएगा। तो ये सारे रीजन है और इसी की वजह से होता है। और ये कंट्रोल सर, कंट्रोल नेचुरल के लिए, कंट्रोल नेचुरल कंट्रोल वाटर फ्लो, प्राकृतिक जल प्रवाह में नियंत्रण या चेंज करना, और ये सारे की सारे रीजन है। एक बात ध्यान रखना है, वर्ड इज वेरी वेरी सिंपल। डेजर्ट इज ए क्लाइमेटिक रीजन, बट डेजर्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस। और डेजर्टिफिकेशन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी से बढ़ता है। अच्छा आप बताइए कि मान लीजिए 1000 साल, ठीक है, 1000 ईयर में जो थार का टेम्परेचर है या थार का जो क्लाइमेट है वो तो चेंज नहीं हुआ है। 1000 साल में थार का क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, बट थार का एरिया बढ़ा है, थार का एरिया बढ़ रहा है ना। 1000 साल में लद्दाख का क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, बट लद्दाख का एरिया एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि लद्दाख ही बहुत सारे रीजन लद्दाख में एक्सपेंशन होने के, मतलब डेजर्ट के, ठीक। इसमें वर्ड है वो डेजर्टिफिकेशन है। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है। डेजर्टिफिकेशन इज नॉट गुड, डेजर्ट इज ए क्लाइमेटिक रीजन, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर डेजर्ट नहीं होता तो कैक्टस नहीं होता, डेजर्ट नहीं होता ऊंट नहीं होता, थार नहीं होता, तो है ना। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो थार रीजन में है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो लद्दाख रीजन में है। क्लाइमेट, डेजर्ट इज नॉट बैड, बट डेजर्ट का बढ़ना दैट इज नॉट गुड। क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार सर एक जगह में क्या सर, क्या सर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 समझा दीजिए। अच्छा एक हाँ गुड्डू क्या कह रहे हो बताओ। बोले थार जगह का नाम है क्या सर? थार राजस्थान में मरुस्थल है, थार। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यस देखिए। सर। Has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with the illustration. Answer 150 word. Okay. मतलब बहुत सर। सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत से चर्चा की। बहुत देखिए, बहुत सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। ये बात तो देखो, आप सिंपल सा पहला पूछना है, पहला इसमें है मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, कल्चरल का मतलब ये है कि हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग लोहरी भी मनाते हैं, हम लोग राखी बंधन भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, हम लोग गणेश चतुर्थी है वो भी मनाते हैं। दैट इज अ मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। पहले ये समझना है, यानी हम लोग कास्ट सिस्टम धीरे हर तरह के लोग। अब समझना यहाँ पे क्या है, का मतलब यही। अरे पहले सुन लीजिए। कास्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग। क्या जाति जो है कहीं इसमें खो गई है क्या? क्या जाति जो कास्ट है वो खो गया है क्या? ये आपको देखना है। अगर देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं क्लियर कि कभी भी कास्टिज्म या रिलीजन या रीजनलिज्म, इन तीन वर्ड को कभी भी आपको पुश नहीं करना है, कभी भी आपको इनको हाईलाइट नहीं करना है, कभी भी आपको इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है अपने आंसर में।
मतलब धर्म, जाति और क्षेत्र। अच्छा सीधा सिंपल सा है, क्या जब हम लोग लोहरी मनाते हैं, क्या जब हम लोग क्रिश्चियन मनाते हैं, तो क्या सिर्फ किसी जाति विशेष को लोग मनाते हैं? संस्कृति अलग होता है, नहीं मनाते ना। अगर हमारा न्यू ईयर है तो न्यू ईयर में ऐसा तो नहीं है कि भाई जो जनरल कास्ट है वो मनाएंगे, ओबीसी एससी नहीं मनाएंगे, या कोई ऐसा त्योहार है जो एससी ओबीसी मनाएंगे जनरल, ऐसा कुछ नहीं है। या कोई भी कास्ट मान लेते हैं। तो कल्चर, मैंने फिर से कई बार बोला है, कल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है, रिलीजन बहुत छोटा टर्म है। मानते हैं आपका नाम कुछ भी हो, है ना, आपका नाम सचिन है, आपका नाम अल्ताफ है, लेकिन दोनों लोगों ने न्यू ईयर मनाया होगा, है ना। दोनों लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, दोनों लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। दैट इज कल्चर। रिलीजन अलग है, सचिन अलग है, अल्ताफ, लेकिन जो कल्चर है वो सेम है। कल्चर बहुत बड़ा टर्म लो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया इस पे, जो जाति है उसकी विशेषता क्या खत्म होती जा रही है। बिल्कुल माने एक तरीके से तो हम इसको मतलब उसको बिल्कुल और ज्यादा छुपा देना है ना, कि मतलब जो कल्चर मल्टीकल्चर इंडिया है हमारा, उसको मतलब सब मतलब भूल रहा है, हर कोई एंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को। जैसे मतलब न्यू ईयर है या क्रिसमस है या होली है, दिवाली है, मतलब सारे लोग अब एंजॉय कर रहे हैं सारा भूल के। तो हमें इस चीज को बढ़ाना है या फिर थोड़ा बहुत उसको लेना है, कास्टिज्म को थोड़ा हल्का सा लेना है इसमें, उसे पूछा इंटरकास्ट में बिल्कुल हटा देना है ना इसमें, बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब कोशिश ये कर, देखो बहुत सिंपल। जी सर, थैंक यू। बस यही एक पूछना हम था। सीधा आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा। राम मंदिर बना, ठीक है, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे बने, कुछ लोग चाह रहे थे बने, लेकिन अगर राम मंदिर के बारे में आपको पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि राम मंदिर बनने से एक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मतलब अगर हमें चीजें पॉजिटिव देखनी है तो पॉजिटिव दिखानी है, पॉजिटिव देखनी है पहले, तो हमें पॉजिटिव दिखानी है, सबसे पहली बात है। मतलब मुझे नहीं लगता इंडिया में राम मंदिर से ज्यादा कंट्रोवर्सी किसी बात पे हुई होगी। अगर अब वो बन रहा है, मान लीजिए, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर एक ऐसा वर्ग है जो मान लीजिए 75% पॉपुलेशन है जो ये चाहती है कि बन जाए, उसी में खुश है, ठीक है, तो चलो ठीक है भाई बना देते हैं, ठीक। फिर बोलते हैं कि नहीं यार ये टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, तो टूरिज्म पे भी होते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता है कि कास्टिज्म गलत है और उनको छिपाना ही गलत सही है ना। मान लीजिए कि हमारे पूर्वजों ने, या हमारे पूर्वजों पर, एक ही बात है, हमारे पूर्वजों ने किसी भी कास्ट के खिलाफ कुछ किया होगा वैदिक काल में या इंडस में या मौर्य काल में, किसी भी काल में। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वो चीजें अब हो गई हैं उनको भुला दें, अब प्रेजेंट में जो हम हैं उनको साथ साथ लेके चलें। ये हमें चीजें बढ़ानी आगे हैं, या फिर हमें वो बढ़ानी है जो वैदिक पीरियड में गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई हैं, सोचना आपको है। जब आप उन चीजों को लेकर हाईलाइट करोगे तो आज का प्रेजेंट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बराबर में खड़ा है वो जरूरी नहीं है कि जनरल कास्ट का हो, जरूरी नहीं है कोई हिंदू हो, लेकिन हमें 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन की वजह से जो हमारा पास में हमारा दोस्त खड़ा है, हमारा अपना इंसान खड़ा है जो हमारे साथ दिन रात साथ में है, तो उसको हम क्यों खो देंगे? ये बात समझ रहे हो? तो यूपीएससी कभी नहीं चाहता है कि आप उन चीजों को हाईलाइट करो जो दर्द देती है। मेरी बात समझ रहे हो? वो दर्द देती है। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, कंडीशन अलग थी, वो कितना सही था कितना गलत था वो सारी बातें सही है। अब जो लोग इसका यूज करते हैं वो कौन लोग होते हैं वो हम बता दें आपको, ठीक है। वो जो लोग इसको यूज करते हैं वो लोग होते हैं जो ग्रुपिंग करना चाहते हैं, है ना, वो कोई भी हो,
जैसे मान लीजिए एक कोई बन गया लीडर, जिसने एक पार्टी बना ली, है ना, यूपी में भी है एक आर्मी करके, तो उसका अपना हल हो रहा है काम, लेकिन आपको नहीं लगता सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है? डिवाइड आरएसएस वाले भी कर रहे हैं, डिवाइड वो भी कर रहा है। यस सर। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो ही कर रहा है, भीम आर्मी, डिवाइड आरएसएस भी कर रहा है ना, डिवाइड शिवसेना भी कर रही है, डिवाइड बजरंग दल भी कर रहा है, भीम आर्मी भी कर रही है। तो ये जो ग्रुप होते हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे सिमी हो, कोई भी हो, ये सारे यूज इसलिए करते हैं कि ताकि लोग, क्राउड उनके साथ हो। आप तो उसके पार्ट नहीं है, आप नहीं है, है ना। तो आपको Yes, sir. चीजों को हाईलाइट नहीं करना है और उन चीजों को दिखाना है जिससे ये पता चले कि नहीं, हम कास्ट से ऊपर उठ के हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक आखिरी उम्मीद लोगों को प्रशासन से होती है, आखिरी उम्मीद आप लोगों से होती है, किसी से नहीं होती। क्या लगता है आपको, वो जो इन्होंने गांव का प्रधान चुना है, मुखिया, क्या उससे उनकी उम्मीद है? नहीं है। क्या उन्होंने एमएलए चुना है, उससे उम्मीद है? नहीं है। क्या उन्होंने पीएम या सीएम बनाया है, उससे उम्मीद है? नहीं है, है ना। वो तो लगा हुआ है अलीगढ़ का नाम रखने पे, अलीग्राम पता नहीं क्या क्या। तो उससे क्या होना है? जो हमने सीएम बनाया, वो हैदराबाद का क्या नाम करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। तो वो लोग तो बांटने पे लगे हुए हैं, वो लोग बांटने पे लगे हुए हैं। लेकिन जब आपके सामने, यानी जब प्रशासन के सामने लोग आते हैं, तो कम से कम आपसे तो ऐसी चीजें ना मिले जो उनको किसी मुख्यमंत्री से मिलती हैं, है ना। वो ताजमहल का नाम ही चेंज करना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन सा राम कुछ करेंगे, मतलब वो डिवाइडेशन की बात हो रही है। अब आप चाहे ताजमहल रख दो, है ना, चाहे कुछ भी रख दो उसका नाम, बिल्डिंग तो वही रहेगी। तो वो चीज है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं मेंस में, उनको बहुत संभल के लिखिए। वो सिर्फ आपसे चाहता है, एक बुद्धिज्म की बहुत अच्छी थ्योरी है, मध्यम मार्ग, है ना, बहुत अच्छी थ्योरी है यूपीएससी की एस्पिरेंट्स के लिए, मध्यम मार्ग। तो ये चीज है बहुत संस्कृति, और ये बात सही है। आप मतलब आप बताइए कि हमारी संस्कृति में था कि हम बर्थडे हो गए तो हम केक काटेंगे, है ना, कभी नहीं था। वैलेंटाइन डे, रोज डे, किस डे, पता नहीं क्या क्या डे, कभी थे, कभी सोचता है कोई? सब मनाते हैं। तो ये चीज है, इसको बस लाके रखना है, लोगों को बताना है, ठीक है। खैर चलिए, आज टॉपिक नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये वाले टॉपिक आज करने थे, और ये वाले टॉपिक थे आज। कल से हम लोग कंटिन्यू इसको ऐसे ही टॉपिक करेंगे, जैसे आज के मैं आपको ये भेज दूं, आज के हम ये टॉपिक करने थे। हमारे इस क्लास में क्या क्या शामिल रहेगा, 5 से 7 टॉपिक शामिल रहेंगे, और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। और इसका आपको जो क्लास होगा, उसका आपको हिंदी और इंग्लिश में रात के 11 बजे तक, यानी आज क्लास हुआ है तो रात के 11 बजे तक पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। ये हमने टॉपिक आज करने थे मुझे, लेकिन वो मेंस की वजह से ही हो गया, ठीक है। तो कल से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और हमारा जो इस क्लास का पूरा टारगेट है यूपीएससी 2021 पे फोकस रहेगा, ठीक है। और मेंस की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, बस आप लोग क्वेश्चन लिखना और पूछ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अभी क्लास है 2:15 बजे, 2:20 शुरू करेंगे, ठीक है, करंट जीएस की। कल से फिर लोग बिल्कुल करेंगे शुरू, और जून 2020 से लेकर करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जून 2020 से लेकर मई 2021 तक का इस क्लास में, और विद स्टैटिक पोर्शन एमसीक्यू के साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं क्लास को। थैंक यू सर।